डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं केहर सिंह बैंस, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चताड़ा, जिला ऊना, हर घर पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आजकल हम बात कर रहे हैं विधान पालिका के बारे में। हमारा आज का चैप्टर है लेजिस्लेचर एट द सेंट्रल लेवल, केंद्रीय स्तर पर विधान पालिका। हमारे भारत में केंद्रीय स्तर पर हमारी जो विधान पालिका है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारी विधान पालिका का नाम क्या है, पार्लियामेंट, संसद। तो आज अपनी विधान पालिका के बारे में बात करते हुए हमारा जो विषय रहेगा, जो टॉपिक रहेगा, वो है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, वैधानिक प्रक्रिया। भारत की विधान पालिका अर्थात संसद कानून कैसे बनाती है, कानून बनाने की विधि क्या है, आज हम उस प्रक्रिया के बारे में जानेंगे, उस विधि के बारे में जानेंगे जिस विधि से भारतीय संसद कानून का निर्माण करती है। हम इसके ऊपर बात शुरू करें इससे पहले हम ये जान लें कि हमारे भारत में बिल कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि हमारा विषय है कि बिल कानून कैसे बनता है। भारत की संसद में कोई बिल कानून का रूप कैसे प्राप्त करता है। तो भारत में मुख्यतः बिलों के 3 प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। हमारे भारत में इंग्लैंड और अमेरिका की तरह प्राइवेट बिल और प्राइवेट कानून की कोई व्यवस्था नहीं है। ये जो बिलों के प्रकार आप देख पा रहे हैं, ये कौन कौन से? साधारण बिल, ऑर्डिनरी बिल, धन बिल या वित्तीय बिल, मनी बिल, प्राइवेट सदस्य बिल, जिसको हम कहते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। ये तीनों प्रकार के जो बिल हैं, इन तीनों बिलों को ही हम पब्लिक बिल बोलते हैं। साधारण बिल क्या होता है, धन बिल क्या होता है, प्राइवेट सदस्य बिल किसे कहते हैं? साधारण बिल जैसा आप देख पा रहे हैं, इसमें हमने लिखा है नॉन मनी बिल। जो बिल धन बिल नहीं होता है उसको हम साधारण बिल कहेंगे। धन बिल कौन सा बिल होता है? धन बिल के बारे में हमारे संविधान के आर्टिकल 110 में व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 110 में जिन तथ्यों का जिक्र किया गया है, अगर बिल उन तथ्यों से संबंधित है तो ऐसे बिल को हम धन बिल कहेंगे। नॉर्मली धन बिल से हमारा अभिप्राय ऐसे बिल से होता है जिसमें किसी प्रकार का कोई कर लगाने, कम करने या बढ़ाने की व्यवस्था की गई हो। इस प्रकार का कोई बिल होगा तो उस बिल को धन बिल कहा जाता है। और प्राइवेट सदस्य बिल किसे कहते हैं? प्राइवेट सदस्य बिल वो बिल होता है जब सदन में बिल मंत्रियों के अलावा किसी सदस्य के द्वारा अगर सदन में बिल पेश किया जाता है तो उस बिल को हम प्राइवेट सदस्य बिल कहते हैं। तो चाहे साधारण बिल हो या धन बिल हो या प्राइवेट सदस्य बिल हो, इन तीनों प्रकार के बिलों को हम क्या कहते हैं? पब्लिक बिल कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हमारे भारत में अर्थात भारत की संसद में इन बिलों को पास करने का तरीका क्या है। एक साधारण बिल
किस प्रकार से भारत में कानून का दर्जा हासिल करता है। किसके द्वारा पारित किया जाता है बिल? संसद के द्वारा। संसद में कौन कौन शामिल है? आप सामने देख पा रहे हैं कौन कौन संसद में शामिल होता है। संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, और देश के राष्ट्रपति। ये हमारी संसद का स्ट्रक्चर है। लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा कोई बिल जब पास कर दिया जाता है तो फिर वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाता है, और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के पश्चात वो बिल कानून का रूप धारण करता है। तो ये आप देख पा रहे हैं संसद भवन हमारा कहाँ पर है? दिल्ली में। ये लेफ़्ट साइड ये पुराना संसद भवन जो एट प्रेजेंट है, और राइट साइड आप देख रहे हैं ये न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसका काम चल रहा है, और बहुत जल्द ये नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो है वो बनकर तैयार होगी और नया संसद भवन जो है वो हमें मिलेगा। तो अब हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से बिल की शुरुआत होती है, कैसे किन किन स्टेजेस से वो बिल गुजरता है, विधेयक गुजरता है, और अंत में वो कानून का रूप धारण करता है। किसी भी विधेयक की शुरुआत होती कहाँ से है? सबसे पहला है कि विधेयक तैयार कैसे होता है। तो ये जो विधेयक की तैयारी का जो कार्य है ये संसद से बाहर शुरू होता है। तो कौन करता है इसको तैयार? कौन करता है? जिस विभाग से संबंधित वो विधेयक होगा उस विभाग के द्वारा उसका एक प्रारूप तैयार किया जाता है। फिर वो संबंधित मंत्री उस प्रारूप को मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत करता है। ये आप देख पा रहे हैं मीटिंग ऑफ द कैबिनेट, मंत्रिमंडल की बैठक। संबंधित विभाग का मंत्री उस बिल के ड्राफ्ट को तैयार करता है और उस ड्राफ्ट को फिर कैबिनेट की मीटिंग में रखा जाता है। उसके ऊपर डिस्कशन होता है कैबिनेट में, उसके ऊपर विचार विमर्श होता है, और जब कैबिनेट उस ड्राफ्ट को, उस प्रारूप को एक्सेप्ट कर लेती है, फिर उस बिल का जो प्रारूप होता है उसे संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। साधारण बिल संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, किसी भी सदन में पहले उसकी शुरुआत की जा सकती है। तो हम ये मानकर चलते हैं कि अगर कोई बिल पहले अगर लोकसभा में अगर प्रस्तुत किया गया तो उसकी पहली स्टेज जो होगी वो क्या होगी, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट रीडिंग। पहली स्टेज क्या होगी? बिल को पेश करना, सदन में बिल को पेश करना, ये उसकी फर्स्ट स्टेज होगी। इसको हम इंट्रोड्यूसिंग ए बिल भी कहते हैं और फर्स्ट रीडिंग ऑफ ए बिल भी कहते हैं। तो क्या होता है फर्स्ट रीडिंग में, पहली स्टेज में क्या होता है कि साधारण विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, परंतु इसके लिए सदन के अध्यक्ष को 1 महीना पहले सूचित करना पड़ता है। हम अगर ये मान के चल रहे हैं कि बिल पेश किया जा रहा है लोकसभा के अंदर, तो लोकसभा के अध्यक्ष को 1 महीना पहले इसकी सूचना देनी पड़ती है। अध्यक्ष के द्वारा एक तिथि निश्चित कर दी जाती है। उस निश्चित तिथि को विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति संबंधित सदस्य के द्वारा मांगी जाती है, और विधेयक पेश करने की अनुमति मिल जाने के पश्चात वो सदस्य उस विधेयक का शीर्षक पढ़ता है और उस विधेयक के सामान्य उद्देश्यों के बारे में जानकारी सदन को देता है। यदि विधेयक को सदन में उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो अध्यक्ष विधेयक को सरकारी गजट में प्रकाशित करने की आज्ञा दे देता है। इस प्रकार विधेयक का
प्रथम वाचन पूर्ण हो जाता है, फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हो जाती है। बिल पेश जब सदन में हो जाता है तो फिर उस बिल की फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद विधेयक का दूसरा वाचन शुरू होता है, सेकंड रीडिंग ऑफ द बिल। दूसरी स्टेज जो है वो क्या है? सेकंड रीडिंग में विधेयक का संचालित अध्यक्ष के द्वारा निर्धारित की गई तिथि के दिन कुछ प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव जो है वो प्रस्तुत कर सकता है। वो प्रस्ताव क्या क्या हो सकते हैं? विधेयक पर सदन में तत्काल विचार किया जाए, विधेयक को किसी सेलेक्ट कमेटी को सौंपा जाए, विधेयक को दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजा जाए, विधेयक के विषय में जनमत जानने के लिए विधेयक को प्रकाशित किया जाए। इन प्रस्तावों में से कोई एक प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया जाता है। जब ऐसा कोई प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया जाता है तो उस प्रस्ताव के ऊपर सदन में साधारण वाद विवाद होता है। इस स्टेज में विधेयक का संचालक अर्थात जो मंत्री या जो सदस्य उस विधेयक को प्रस्तुत करने वाला है वो उस विधेयक के सामान्य उद्देश्यों के बारे में सदन को जानकारी देता है। विधेयक के समर्थक लोग बिल के पक्ष में संक्षिप्त भाषण देते हैं और जो लोग बिल का विरोध करते हैं वो अपने विरोध का कारण बताते हैं। इस अवस्था में विधेयक की भिन्न भिन्न धाराओं पर किसी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं होता है। सदन में केवल ऐसे विधेयक पर ही तुरंत विचार किया जाता है जिसके विषय में सदन एकमत हो और जो बहुत महत्वपूर्ण हो या जिसमें कोई विरोध की कोई गुंजाइश ना हो। आम तौर पर विधेयक को किसी सेलेक्ट कमेटी को भेजने का प्रस्ताव ही सदन में स्वीकार किया जाता है। नॉर्मली इस अवस्था में ऐसा प्रस्ताव ही सदन में स्वीकार होता है कि विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपा जाए, सेलेक्ट कमेटी को सौंपा जाए और वो प्रवर समिति उस बिल पर गहराई से विचार विमर्श करे। तो अगर ऐसा प्रस्ताव सदन में स्वीकार कर लिया जाता है कि विधेयक को सेलेक्ट कमेटी को सौंपा जाए तो फिर वो बिल जो है वो सेलेक्ट कमेटी को सौंप दिया जाता है। अब आगे सेलेक्ट कमेटी में उस विधेयक के ऊपर किस प्रकार से कार्यवाही की जाती है, ये सेकंड रीडिंग ही है, सेकंड रीडिंग की ही स्टेज है। कमेटी स्टेज जो है वो सेकंड रीडिंग ही है। अब कमेटी स्टेज में जो है वो क्या होता है, अगर विधेयक को सेलेक्ट कमेटी को सौंप दिया जाता है तो जो सेलेक्ट कमेटी है वो विधेयक की एक एक धारा पर गहराई से विचार विमर्श करती है। सेलेक्ट कमेटी के सदस्यों में से ही किसी एक व्यक्ति को लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा प्रधान नियुक्त किया जाता है और जो बिल पेश करने वाला जो व्यक्ति होता है, जो सदस्य होता है, उसे इस कमेटी का सदस्य अवश्य बनाया जाता है। कमेटी स्टेज में कमेटी के सदस्यों के द्वारा विधेयक के संबंध में संशोधन पेश किए जा सकते हैं। अगर कमेटी के सदस्य विधेयक में किसी प्रकार का कोई बदलाव करना चाहते हैं तो वो अपने
संशोधन प्रस्ताव जो है वो प्रस्तुत कर सकते हैं। कमेटी उन प्रस्तावों को स्वीकार कर सकती है या अस्वीकार कर सकती है। इस विधेयक पर जब कमेटी भली भांति अपना विचार कर लेती है तो फिर एक निश्चित समय में वो कमेटी इस विधेयक को वापस जो है वो सदन को लौटा देती है। चाहे उसमें वो कमेटी कोई संशोधन करके वापस लौटाए या बिना किसी संशोधन से उस बिल को वापस सदन को लौटाए। तो जब ये कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार कर लेती है तो फिर उस रिपोर्ट को सदन को जब वापस कर दिया जाता है, कमेटी की रिपोर्ट आ जाने के पश्चात फिर सदन में विधेयक की एक एक धारा के ऊपर बहस होती है। हर सेक्शन के ऊपर बहस होती है, वाद विवाद होता है और प्रत्येक धारा पर सदस्यों के द्वारा मतदान किया जाता है। सदन के अंदर विधेयक की प्रत्येक धारा पर वोटिंग करवाई जाती है। इस अवस्था में सदन के सदस्य विधेयक की धाराओं के संबंध में विभिन्न प्रकार के संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं और यदि सदन इन प्रस्तावों को स्वीकार कर लेता है तो उन्हें विधेयक में शामिल कर लिया जाता है। अगर इस स्टेज में सदन के सदस्यों के द्वारा कुछ संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं और सदन ने उन प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया तो इससे विधेयक का एक नया ड्राफ्ट तैयार हो जाता है, विधेयक का एक नया प्रारूप तैयार हो जाता है और इस प्रकार ये बिल तीसरे वाचन के लिए तैयार हो जाता है, थर्ड वाचन के लिए तैयार हो जाता है, थर्ड रीडिंग के लिए तैयार हो जाता है। फिर इसके बाद थर्ड रीडिंग ऑफ द बिल आ जाता है, विधेयक का तीसरा वाचन आता है। थर्ड स्टेज में क्या किया जाता है? अब इस अवस्था को हम विधेयक की अंतिम अवस्था मानते हैं। इस अवस्था में सदन विधेयक को समूचे रूप में पारित करता है। विधेयक की एक एक धारा करके उसे पारित किया जाता है और समूचे रूप में इस अवस्था में विधेयक को पास किया जाता है। इस अवस्था में किसी प्रकार के कोई संशोधन स्वीकार नहीं किए जाते हैं। केवल विधेयक की लैंग्वेज के संबंध में अगर कोई त्रुटि रह गई है, भाषा की अगर कोई अशुद्धि हो तो उसे इस अवस्था में दूर किया जाता है। इस अवस्था में सामान्य रूप से विधेयक सदन द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से जब विधेयक का तीसरा वाचन पूरा हो जाता है, थर्ड रीडिंग पूरी हो जाती है, तो फिर विधेयक को दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। अर्थात लोकसभा के द्वारा अगर पास हो जाता है तो फिर राज्यसभा के पास उस विधेयक को भेज दिया जाता है। तो जब बिल दूसरे सदन में चला जाता है, दूसरे सदन में जब विधेयक आ गया तो दूसरे सदन में भी उस विधेयक को उन सभी अवस्थाओं में से गुजरना पड़ता है जिन अवस्थाओं में से वह विधेयक पहले सदन में गुजरा है। अर्थात वही प्रक्रिया दूसरे सदन में भी चलेगी। जिन जिन स्टेजेस से लोकसभा में वो बिल गुजरा है, उन स्टेजेस से वो बिल राज्यसभा में भी गुजरेगा। उसी प्रकार से फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग जो है वो राज्यसभा में भी उन अवस्थाओं से बिल गुजरेगा। तो यदि दूसरा सदन विधेयक को उसी रूप में स्वीकार कर लेता है और पारित कर देता है तो उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन अगर लोकसभा के द्वारा पारित किए गए किसी विधेयक को राज्यसभा रद्द कर देती है
या उसमें कुछ ऐसे संशोधन कर देती है जो लोकसभा को स्वीकार ना हो, या फिर 6 महीने तक उस विधेयक के ऊपर सदन कोई कार्रवाई ना करे, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। दोनों सदनों की जॉइंट सिटिंग जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा कॉल की जा सकती है। संयुक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत के द्वारा अगर बिल को पारित कर दिया जाता है तो फिर उस बिल को पारित मान लिया जाता है। तो इस प्रकार जब दूसरे सदन से उस विधेयक को पारित मान लिया जाता है या दूसरा सदन उस विधेयक को पारित कर देता है, तो उसके बाद फिर वो विधेयक कहाँ जाता है? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति की अंतिम स्वीकृति मिलने के पश्चात ही कोई विधेयक कानून का रूप धारण कर सकता है। दोनों सदनों के द्वारा पारित होने के पश्चात जब राष्ट्रपति भी उस विधेयक को स्वीकार कर लेते हैं, राष्ट्रपति उसके ऊपर अपने सिग्नेचर कर देते हैं, तो फिर उस विधेयक को सरकारी गज़ट में प्रकाशित कर दिया जाता है और वह विधेयक कानून का रूप धारण कर लेता है। तो ये है पूरी प्रक्रिया, किस प्रकार से हमारे भारत में संसद के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है, कोई बिल किस प्रकार से कानून का रूप धारण करता है। पहले एक सदन में, फिर एक सदन की जो फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, उसके बाद फिर दूसरे सदन में, फिर दूसरे सदन में फिर उसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जो पहले सदन में जिस प्रक्रिया से गुजरा है। उसके बाद फिर दूसरे सदन के द्वारा पारित होने के पश्चात फिर बिल कहाँ जाता? राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए, और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के पश्चात वो बिल अंत में कानून का रूप धारण कर लेता है। तो ये है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन इंडियन पार्लियामेंट। हमारी भारत की संसद में वैधानिक विधि हमारी क्या है, किस प्रकार से कोई बिल कानून का रूप धारण करता है। सो इट्स ऑल अबाउट लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन इंडियन पार्लियामेंट। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा और आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।